हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ओपुलेंट कैरियर इंस्टीट्यूट। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है और किन सिचुएशन में स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई होता है, किन सिचुएशन में काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई होता है, उस चीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि फ्रिक्शन को मेजर कैसे कर सकते हैं लेबोरेटरी स्केल पे। आपके पास अगर कुछ सेटअप है लैब स्केल पे, आप मेजर करना चाहते हो फ्रिक्शन को विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, तो कैसे कर सकते हो, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आपके बोर्ड्स एग्जाम में, ठीक है। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए तो भी ये आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेस क्लियर होगा तभी तो हमारा क्या एवरीथिंग ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, देखते हैं कि आखिर लेबोरेटरी स्केल पे हम फ्रिक्शन कैसे मेजर कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए, अंडरस्टैंडिंग फ्रिक्शन एट एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल मतलब यहाँ पे एटम्स की बात हो रही है। केवल आंखों से देख के कोई सरफेस को क्या हम बता सकते हैं कि ये सरफेस स्मूथ है या रफ है? क्या आंखों से देख के आप बता सकते हो? आंखों से देख के आप किसी सरफेस को देखोगे, स्मूथ सरफेस को, आपको लगेगी एकदम स्मूथ है, लेकिन नहीं, वो सरफेस स्मूथ नहीं होती है। क्या वो सरफेस स्मूथ नहीं होती है? तो सरफेस पे क्या होता है, एटॉमिक लेवल पे होता क्या है, उसकी जानकारी के लिए देखते हैं अपन। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि फ्रिक्शन अपीयर्स बिकॉज ऑफ व्हाट, इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से क्या फ्रिक्शन अपीयर होता है, ठीक है। तो ये सरफेस देखते हैं अपन। पहली ये सरफेस है, क्या आपको देखने पे ये सरफेस रफ लग रही है? लग रही है, क्योंकि मैंने बनाई ही रफ है, उबड़ खाबड़ सरफेस बनाई है। लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, एक पॉलिश्ड स्टील प्लेट है। एक्चुअली में ये क्या है, पॉलिश्ड स्टील प्लेट। तो अगर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की बात करूं, जैसे स्टील प्लेट हुआ, वुड पीस हुआ, लकड़ी का कोई भी पटना हुआ, तो वो जो है उसकी जो सरफेस है दिखने में लगेगी कैसी, रेगुलर स्मूथ, लेकिन वाकई में वो रेगुलर स्मूथ नहीं होती। लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये रेगुलर नहीं है? तो आपको एक अच्छे वाले माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। और जब आप माइक्रोस्कोप से कितनी भी पॉलिश्ड सरफेस को देखोगे ना, वो आपको रफ ही दिखेगी। इस तरह से वो आपको इस तरह से कैसी दिखेगी, रफ दिखेगी, क्योंकि उसकी सरफेस कभी भी क्या स्मूथ नहीं हो सकती, 100% स्मूथ नहीं हो सकती। अच्छा, और मान लो दो बॉडी हैं, ऑब्वियस सी बात है रफ है, और दोनों बॉडी इस तरह से कांटेक्ट में है। एक बॉडी इस पे चलने की कोशिश कर रही है, इस पे एक अगर पुश फोर्स यहाँ से लगाया तो, और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रब करेंगे। तो इनका जो कांटेक्ट एरिया है, इनका जो कांटेक्ट एरिया है, क्या वो कांटेक्ट एरिया एक्चुअल कांटेक्ट एरिया है? कह सकते हो क्या? एक्चुअल बोले तो इनका जो सरफेस एरिया है, क्या वही इनका कांटेक्ट एरिया है? नहीं नहीं नहीं, इनका जो कांटेक्ट एरिया होता है ना, वो एक्चुअल सरफेस एरिया से बहुत ज़्यादा कम होता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल कांटेक्ट एरिया क्या है, मान लो ये आपकी बहुत स्मूथ सरफेस है, ये भी आपकी बहुत स्मूथ सरफेस है, तो एक्चुअल कांटेक्ट एरिया ये है, एकदम से मिले हुए हैं, तो पूरा की पूरा सरफेस कांटेक्ट में आ रखा है। लेकिन इस केस में यहाँ तो क्या है, रफ सरफेस है, तो हर एक पॉइंट कांटेक्ट में नहीं है, हर एक पॉइंट कांटेक्ट में नहीं है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ रफनेस। इस वजह से ध्यान रखना कि एक्चुअल कांटेक्ट एरिया जो है वो सरफेस एरिया से बहुत कम होता है। और इन दोनों के बीच में जब एक दूसरे पे रखे हुए हैं तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फोर्स है, किसी ना किसी वजह से एक दूसरे को होल्ड करके रखा है ना, तो कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन है इनके बीच में, इनके एटम्स के बीच में कुछ क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। तो ये जो बॉन्ड है ना, ये वाले बॉन्ड, ये देखो ये वाले बॉन्ड, इन बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन बॉन्ड को बोलते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर बॉन्ड। और जब आप इन दोनों ब्लॉक को पुश मतलब पुल करने की कोशिश करोगे, एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड है ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। या फिर इन दोनों को एक एक दूसरे पे स्लाइड करने की कोशिश करोगे, तो ये जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड है ये डिफॉर्म हो जाएंगे,
और इस डिफॉर्मेशन से क्या, इसे क्या बोलते हैं, लोकल डिफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, लोकल डिफॉर्मेशन। तो इस लोकल डिफॉर्मेशन से क्या होगा, इस लोकल डिफॉर्मेशन से वाइब्रेशनल वेव्स जनरेट होंगी। क्या होंगी, वाइब्रेशन वेव्स। और यही वाइब्रेशन वेव्स क्या हैं, यही वाइब्रेशन वेव्स हैं जो क्या करती है, रफ करती है, हीट उत्पन्न करती है, और हीट उत्पन्न करती है और फ्रिक्शन उत्पन्न करती है। क्या करती है, वाइब्रेशन वेव्स उत्पन्न करती है। तो आपको क्लियर हो गया कि कंसेप्ट क्या है। फ्रिक्शन को एटॉमिक लेवल पे समझना है तो यही कंसेप्ट है। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप एक बार डेफिनेशन और जो सिचुएशन है उसके बारे में आप समझ लीजिए। देखिए पढ़ो क्या लिखा है, व्हेन टू बॉडीज आर केप्ट वन ओवर द अदर, जैसे ये रखी हुई हैं, एक बॉडी और दो बॉडी, द रियल एरिया इन कॉन्टैक्ट इज मच स्मॉलर देन द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ बॉडीज। यही तो बताया अभी, समझ गए। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ टू बॉडीज बिकम्स वेरी स्मॉल। ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल है बिकम्स वेरी स्मॉल एट दीज एक्चुअल पॉइंट। तो ये जो एक्चुअल में जो पॉइंट हैं जो मीट करने वाले, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, एटॉमिक लेवल के पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत छोटी है। ठीक है। एंड मॉलिक्यूलर फोर्स स्टार्ट ऑपरेटिंग अक्रॉस दी सरफेस, और मॉलिक्यूलर फोर्सेस लगना स्टार्ट हो जाते हैं। वो मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, अभी मैंने बताया था, ये बॉन्ड की वजह से। ये बॉन्ड क्या था, इस बॉन्ड को मैंने क्या बोला था, मॉलिक्यूलर बॉन्ड बोला था। क्या बोला था, मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ठीक है, समझ गए। तो आप इस फ्रिक्शन को समझ गए, एटॉमिक लेवल पे क्या खेल है, एटॉमिक लेवल पे यही खेल है। अब फ्रिक्शन को अगर आप मेजर करना चाहते हो अपनी लेबोरेटरी स्केल पे, तो उसके कुछ मेथड हैं। अ लेबोरेटरी मेथड टू मेजर फ्रिक्शन कोफिशिएंट। फ्रिक्शनल कोफिशिएंट को लेबोरेटरी पे अगर मेजर करना है तो कैसे कर सकते हैं। देखो दो मेथड है। पहला मेथड क्या है, हॉरिजॉन्टल टेबल मेथड। पहले मेथड का क्या नाम है, हॉरिजॉन्टल टेबल मेथड। देखिए सिचुएशन क्या है, सिचुएशन कुछ ऐसी है, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक ब्लॉक है लकड़ी का, कौन सा, ए, ये वाला, ठीक है, ये वाला ब्लॉक है आपका, ये वाला, और एक दूसरा ब्लॉक है बी, ये वाला, ठीक है। तो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए, मतलब ए के ऊपर क्या, बी रखा हुआ, और बी कनेक्टेड है किससे, आपके, बी कनेक्टेड है आपकी एक स्ट्रिंग से, और ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है एक हिंज से, ये वाला हिंज है। और इस हिंज के अंदर एक क्या, मेजर्ड वेट रखा हुआ है। मेजर्ड बोले तो फिक्स अमाउंट, जैसे कि आपके बांट होते हैं ना, बांट, आप मार्केट से सामान लेना जाते हो तो तराजू में वो बांट रख के आपको सामान देता है, वो फिक्स वेट होता है। ये वही फिक्स वेट है, समझ गए। ये क्या है, ये वही फिक्स वेट है, ठीक है। हाँ, तो ये तो आपकी रही सिचुएशन। अब यहां से फ्रिक्शनल कोफिशिएंट निकालेंगे कैसे। देखिए पहले हम बात करते हैं किसकी, पहले हम बात करेंगे केवल स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो कैसे कर सकते हैं, सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले ये जो वेट है, कौन सा, ये वाला वेट, इसको धीरे धीरे क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। ग्रेजुअल, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ग्रेजुअल इंक्रीज, इंक्रीज, बढ़ाना है, ग्रेजुअल इंक्रीज। ग्रेजुअल मतलब बोले तो धीरे धीरे, धीरे धीरे इस वेट को बढ़ाते जाएंगे। इस वेट को धीरे धीरे हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब ये जो बी ब्लॉक है, ये जो बी ब्लॉक है स्टार्ट कर देगा मूव करना, बी ब्लॉक जो है मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो बस उसी पॉइंट पे आपको क्या कर लेना है, वेट मेजर कर लेना है। द वेट ऑफ द ब्लॉक बी, देखो क्या लिखा है, द वेट ऑफ द ब्लॉक बी एंड द हैंगर एज आर मेजर्ड। अब मेजर कर लेना है, ठीक है। मान लो मेजर कर लिया कि इसका वेट है हैंग का W2 और इसका है आपका W1, ठीक है। वेट की बात कर रहा हूँ, मास की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना, ठीक है। स्टैंडर्ड वेट आर केप्ट ऑन द हैंगर, ये स्टैंडर्ड वेट रखा है। द वेट्स आर ग्रेजुअली इंक्रीज्ड एंड मिनिमम वेट नीडेड टू जस्ट स्लाइड द ब्लॉक इज नोटेड। मतलब कि ब्लॉक को जस्ट स्लाइड करने के लिए जितना क्या चाहिए, वेट चाहिए, उसको नोट कर लिया, ठीक है।
क्या किया हमने, ये जो H के अंदर वेट था इसको धीरे धीरे बढ़ाते गए, एक ऐसा पॉइंट आया जब B ब्लॉक चलना स्टार्ट हो गया, स्लाइड करना स्टार्ट हो गया, बस उसी पॉइंट पे नोट कर लो इन दोनों का वेट। तो H का जो वेट था, हिंज का वेट था जो नोट किया W2 था, और B का जो वेट नोट किया वो क्या था, W1। समझ गए। अब आपने मेजर कर लिया, क्या मेजर कर लिया, क्या मेजर करना है, मेजर वेट ऑफ H एंड वेट ऑफ B। तो H का वेट कितना है, मान लो W2 है, और B का वेट आया आपका क्वाट W1। तो ये W1 एंड W2 आ गया, और B क्या हुआ, जस्ट स्टार्ट हुआ स्लाइड करना। तो अब देखो, जितना वेट यहाँ पे बना देता हूँ, जितना वेट हिंज में है कितना है, W2, तो इसको बैलेंस करने के लिए स्ट्रिंग में जो टेंशन लग रहा होगा क्या वो भी W2 के बराबर होगा, सही बोला, बिल्कुल। अब यहाँ पे एक पुली कनेक्टेड है और ये इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो जितना इसमें टेंशन है क्या वही टेंशन यहाँ पे हो गया, मतलब W2। मैंने सही बोला क्या, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो सिचुएशन क्या बताई मैंने अभी, कि ये आपकी यहाँ पे पुली लगी हुई थी, यहाँ पे जो है टेंशन जो है वो है W2, क्योंकि इसका वेट अभी बताया है मैंने कितना है, W2। टेंशन अगर यहाँ W2 है तो यहाँ भी क्या है, T है, बोले तो कितनी है, W2। ये कितना है, W2। समझ गए। और अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं किसका, B का, तो जैसे कि अभी पता लगाया कि ये तो W2 है, और इस ब्लॉक को स्लाइड करने से कुछ ना कुछ रोक रहा होगा, और वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। जस्ट स्लाइड की बात की है तो स्टैटिक होगा, ठीक है, जस्ट उसी पॉइंट पे बात की है, काइनेटिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये बैलेंस करना पड़ेगा। दूसरा एक और फोर्स लग रहा है, वो कौन सा है, W1, और ये W1 किससे बैलेंस होगा, नॉर्मल फोर्स से। तो Fs जो है वो किसके बराबर है, W2 के, और W2 क्या है, ये तो टेंशन है। सिमिलरली जो नॉर्मल फोर्स है वो किसके बराबर है, W1 के, ठीक है। तो F मैक्स जो होता है, फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम क्या है, म्यू एस इंटू एन होता है, ये आपने पढ़ ही लिया है। तो यहाँ से अगर मैं म्यू एस निकालना चाहूँ, बोले तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना चाहूँ, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, F मैक्स डिवाइड बाई एन, लिख सकता हूँ क्या। और F मैक्स जो है क्या, F मैक्स जो है यही है स्टैटिक फ्रिक्शन, यही तो है F मैक्स। और F मैक्स किसके बराबर है, F मैक्स बराबर है आपके W2 के, तो W2 F मैक्स की जगह लिख दिया। और N क्या है, अभी तो बताया था, N ये रहा आपका, क्या है, W1। तो यहाँ से जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आया, क्या आया, W2 डिवाइड बाई W1, सिंपल, ठीक है। चलो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तो निकाल लेंगे ऐसे। अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना पड़े तो क्या कर सकते हो, काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या है, ब्लॉक को मूव करना पड़ेगा। तो देखो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा मेरी फिंगर से मैंने क्या कर दिया, पुश कर दिया, क्या कर दिया, पुश। और ये जो H है इसका जो वेट पहले क्या था, W2 था, अब मैंने क्या किया, इसका वेट थोड़ा सा कम कर दिया, मान लो कम करने के बाद इसका वेट है W2 डैश, और यहाँ से क्या किया, पुश किया, एक बार पुश किया, बस एक बार बोले तो वंस पुश कर दिया, और उसको इस तरह से पुश किया कि ये बस चलता जा रहा है अपनी क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये चलता जा रहा है। तो अब ये चल रहा है मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, इसमें कुछ ना कुछ लग रहा होगा, तो वही टेंशन जो था इसमें क्या आएगा, अब W2 आएगा, यहाँ भी क्या आया, W2 डैश, और यहाँ भी क्या आया, W2 डैश, और ये बैलेंस होगा किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से, F के, किससे बैलेंस होगा, F के। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ, F के इज इक्वल टू वॉट, F के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, ये तो आपको पता ही है। तो म्यू के क्या आएगा, यहाँ से म्यू के आएगा आपका F ऑफ के डिवाइड बाई वॉट, एन, और F के तो W2 डैश के बराबर है, क्या F के जो है वो W2 डैश के बराबर है, और N जो है ये किसके बराबर है, यहाँ पे ये क्या हो गया, वेट तो इसका W1 ही है, इसमें तो कुछ चेंज आया नहीं, और ये है आपका W,
सॉरी ये है आपका n, तो n किसके बराबर है, W1 के बराबर है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ म्यू के जो है वो W2 डैश डिवाइड बाई W1 के बराबर है। ये लो साहब, ये क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। तो कुल मिला के बात क्या है, इसको मैं एफ के अपॉन एन भी लिख सकता हूँ। तो कुल मिला के बात क्या है कि एफ के अपॉन एन जो है, एफ के अपॉन एन हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। एफ के अपॉन एन हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये डिपेंड ही नहीं कर रहा वेट पे। वेट चेंज कर लो चाहे कुछ भी कर लो, डोंट डिपेंड ऑन वेट। वेट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है एफ के अपॉन एन। तो बोले तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, एफ के अपॉन एन है। इसे वेट से मतलब ही नहीं है। तो किससे मतलब है, इससे सरफेस से मतलब है, सरफेस रफनेस, सरफेस रफनेस। नो, दिस इज डोंट डिपेंड ऑन वेट नहीं है, डोंट डिपेंड ऑन मटेरियल है। क्या, मटेरियल, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो सरफेस रफनेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर सरफेस रफनेस हमेशा सेम हुआ, इफ सरफेस रफनेस इज सेम, इफ सरफेस रफनेस इज सेम, तो क्या होगा, एफ के अपॉन एन इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर सरफेस रफनेस सेम हुआ ना भाई, तो एफ के अपॉन एन क्या होगा, हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल कभी भी नहीं बदलेगा। समझ गए। एक तो ये मेथड है आपका, जिसे क्या बोलते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल टेबल मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, ठीक है। डेरिवेशन जैसा इसमें कुछ खास नहीं है, बस समझने वाली बात है। ये आपके हर न्यूमेरिकल में अप्लाई हो जाएंगी ये वाली चीज़ें, ठीक है। इसका नाम दे दिया है बस हॉरिजॉन्टल टेबल मेथड, अल्टीमेटली ये न्यूमेरिकल बनना है, समझ गए ना। तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस अप्रोच को जानना जरूरी था। इसके बाद एक और मेथड है जिसका नाम है क्या, इंक्लाइन टेबल मेथड। क्या नाम है, इंक्लाइन टेबल मेथड। इसमें कुछ ऐसी सिचुएशन है आपके पास कि एक ब्लॉक है बी जो कि एक दूसरे ब्लॉक ए पे रखा हुआ है। एक ब्लॉक है क्या, बी, जो कि एक दूसरे ब्लॉक क्या, ए पे रखा हुआ है, एक इंक्लाइंड पे। क्या, एक इंक्लाइंड पे। देखो भाई ये है ए, यहाँ पे जो लिखा है ना ये वाला ए है। एक इंक्लाइंड पे इस तरह से बी रखा हुआ है, और एच जो पॉइंट है, ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक एच। एक पॉइंट है हिंज, यहाँ पे ये क्या है, हिंज है। हिंज का मतलब समझते हो ना, वहाँ पे फिक्स हो गया। मूव कर सकता है लेकिन फिक्स है। मूव का मतलब रोटेट ऐसे कर सकता है लेकिन फिक्स है, ऐसे कर सकता है। देखो जैसे आपको दरवाजा इधर उधर हो सकता है ना, लेकिन हिंज है वो फिक्स है। ये उसी तरह से ये सिचुएशन दे रखी है आपको, ये हाइट एच है और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको दे रखी है डी, ठीक है। सिचुएशन है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करूँ तो स्टैटिक फ्रिक्शन में जैसे पिछले में अपन ने क्या किया था, स्टैटिक फ्रिक्शन में अपने पिछले में ग्रेजुअली क्या किया था, वेट इंक्रीज किया था। इसमें क्या करेंगे, थीटा को इंक्रीज करेंगे ग्रेजुअली, थीटा को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और इस थीटा को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ये जो ब्लॉक बी है ये क्या कर दे, स्टार्ट कर दे मूव करना, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, ब्लॉक बी इज प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइन एंड एंगल ऑफ इंक्लाइन इज ग्रेजुअली इंक्रीज। धीरे धीरे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को क्या किया, बढ़ाया। द एंगल ऑफ इंक्लाइन इज सो एडजस्टेड दैट द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड। एंगल ऑफ इंक्लाइन को इस तरह से एडजस्ट किया गया कि ब्लॉक जो है जस्ट स्टार्ट हुआ स्लाइड करना। जस्ट स्टार्ट मतलब तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। द हाइट एच एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द प्लैंक आर मेजर। तो एच और डी को मेजर करा, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ही बनाना है ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। ये आपका रहा थीटा, ये रहा आपका ब्लॉक। इसके कंपोनेंट ले लो। मान लो अगर इसका वेट m है तो यहाँ पे आ गया क्या, mg। तो ये कंपोनेंट क्या होगा, mg साइन थीटा, और इधर कंपोनेंट होगा आपका mg cos थीटा।
और ये बैलेंस है किससे, एक इधर नॉर्मल फोर्स से, और पीछे की तरफ यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है जो ब्लॉक को भागने से रोक रहा था, कौन सा फोर्स था भाई, बोलो बोलो, वो था क्या, फ्रिक्शनल फोर्स, और वो कौन सा है, स्टैटिक। ठीक है, तो बस अपने को अब क्या है, अब तो फोर्स बैलेंस करना है, तो एफ एस किसके बराबर है, एफ एस तो है एम जी साइन थीटा के बराबर, और जो एन है वो है आपका एम जी कोस थीटा के बराबर, समझ गए। और जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो आपको पता है क्या होता है, एफ एस अपॉन एन होता है, बस डिवाइड दे दो, एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई एम जी कोस थीटा, एम जी से एम जी कट गया, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो भाई कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तो आ गया आपका क्या, टेन थीटा, और टेन थीटा क्या है, फिगर से देखो, टेन थीटा है आपका एच बाई डी, देखो टेन थीटा क्या है आपका एच अपॉन डी, डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं अगर इस तरह की सिचुएशन आ गई तो, टेन थीटा एच अपॉन डी लिख सकते हैं, और स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की तो कहानी हो गई है, लेकिन अगर क्या काइनेटिक फ्रिक्शन हो तो क्या कर सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन में कुछ नहीं करना है, स्टैटिक में तो क्या किया था, थीटा को क्या किया था, थीटा को ग्रेजुअल इंक्रीज किया था। अब स्टैट काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या करेंगे अपन, काइनेटिक फ्रिक्शन में जैसे लास्ट सिचुएशन में करा था, यहाँ से थोड़ा सा पुश कर देंगे, क्या कर देंगे, पुश कर देंगे, और थीटा को क्या करेंगे, थोड़ा सा थीटा को ग्रेजुअली स्लाइटली कम कर देंगे, जैसे ही थोड़ा सा थीटा को स्लाइटली कम करा तो थीटा की वैल्यू हो गई कितनी, थीटा डैश, और जैसे ही इसको पुश करा तो ये मूव करने लग गया किससे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, किससे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब मूव कर रहा है मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अब जब थीटा को कम कर दिया तो एच जो है ये भी चेंज हुआ होगा, एच डैश, और डी भी चेंज हुआ होगा, ये हो गया मान लो डी डैश, समझ गए, थीटा चेंज हो गया तो हाइट और डिस्टेंस तो चेंज होनी होनी है, समझ गए। तो अब क्या है, अब कुछ भी नहीं है, अपन को पता है काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, एम जी साइन थीटा, जैसे कि लास्ट में किया है अभी अभी, चलो दोबारा से बना देता हूँ, आप कंफ्यूज मत हो, कैसे हुआ सर एम जी साइन थीटा, कंपोनेंट लिया ना एम जी का, ये एम जी था, यहाँ पे थीटा था, तो ये एम जी साइन थीटा हुआ कि नहीं, और ये किससे बैलेंस है, काइनेटिक फ्रिक्शन से, यहाँ पे क्या था नॉर्मल, और यहाँ पे क्या था एम जी कॉस थीटा, इनको क्या करना है अपन को बैलेंस, तो एफ के आ गया एम जी साइन थीटा, और एन आ गया आपका एम जी कॉस थीटा, तो सिमिलरली म्यू के आ जाएगा आपका, कैसे, एफ के अपॉन एन, जैसे पिछले में आया वैसा ही अब आ जाएगा, ये क्या हो गया आपका टेन थीटा, पहले एच बाई डी था, अभी क्या हो जाएगा एच डैश अपॉन डी डैश, सेम सब कुछ सेम था, बस यहाँ पे एच डैश अपॉन डी डैश हो गया और वहाँ पे एच अपॉन डी था। तो ये आपकी दो सिचुएशन बनी इसमें, तो आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कैसे निकलेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, किस केस में, इंक्लाइंड टेबल मेथड केस में। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं इसी के ऊपर, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन देख के लग रहा होगा यार इतना बड़ा क्वेश्चन, देखो 2 मिनट भी नहीं लेंगे, अरे 2 मिनट छोड़ो 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। देखो क्वेश्चन देखो, अ वुडन ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ पॉलिश्ड वुडन प्लैंक एंड इंक्लिनेशन ऑफ द प्लैंक इज ग्रेजुअली इंक्रीज, क्या किया, ग्रेजुअली इंक्रीज कर दिया, सेम सिचुएशन दे रखी है जैसे अभी अभी पढ़ाया है, इस थीटा को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, थीटा को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इट इज फाउंड दैट ब्लॉक स्टार्ट टू स्लिपिंग, ब्लॉक स्टार्ट किया स्लिप होना, मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग हो रही है स्लिपिंग की, व्हेन प्लैंक मेक्स एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, जब थीटा 18 डिग्री है तो क्या हुआ, प्लैंक स्टार्ट हुआ मूव होना, मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन की बात की, किसकी, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात की, ठीक है। दूसरी सिचुएशन विद द हॉरिजॉन्टल, हाउएवर वंस स्टार्टेड द ब्लॉक कैन कंटिन्यू विद यूनिफॉर्म स्पीड, अब दूसरी सिचुएशन ये है कि इसको थोड़ा सा क्या किया, पुश करा, और ब्लॉक जो है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करने लगा, यूनिफॉर्म स्पीड, ये क्या सिचुएशन है, यूनिफॉर्म स्पीड, क्या सिचुएशन है बताओ, अभी अभी पढ़ाया, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, क्या आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन, और उस केस में जो थीटा है वो 15 डिग्री हो गया, थीटा हो गया कितना, 15 डिग्री, किस केस में, काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में,
ये लो, अभी तक तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया है, क्या सॉल्व ही नहीं, अभी तक तो क्वेश्चन पढ़ा है और सिचुएशन को बस आपके सामने लिखा है। पूछ क्या रहा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या निकालना है, कुछ नहीं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट अभी मैंने पढ़ाया था, क्या था, टेन थीटा, क्या था, टेन थीटा। काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट क्या था, वो भी क्या था, टेन थीटा। फर्क क्या था, ये एच अपॉन डी था और ये क्या था, एच डैश अपॉन डी। यहाँ पे एच और एच डी की बात ही करें, यहाँ केवल क्या थीटा की बात करें। तो स्टैटिक के केस में थीटा कितना है, 18। काइनेटिक के केस में थीटा कितना है, 15। खत्म, क्या क्वेश्चन खत्म, आंसर आ गया। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है 10 18, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है 10 15, हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो भाई यही था आज के लेक्चर में, क्या था, बहुत कुछ था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज के लेक्चर से। तो आप बस इसी तरह से लेक्चर्स को फॉलो करते रहो। आपको कोई भी परेशानी आ रही है, आप बस एक कमेंट करो, आपके डाउट को तुरंत क्लियर किया जाएगा। अगर तुरंत नहीं कर सकते तो जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा सबसे पहले आपका डाउट पिक किया जाएगा। तो इसके बाद जो अपने लेक्चर होने वाले हैं उसमें अपन बस न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और एक छोटा सा टॉपिक बचा है फ्रिक्शन में, जिसका नाम है क्या, रोलिंग फ्रिक्शन, उसकी बात करेंगे। तो इस सीरीज में बने रहने के लिए मेरी वीडियोज को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।